पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, प्लीज। बुलाएंगे बुलाएंगे आप, प्लीज। धन्यवाद सभापति महोदय। प्लीज हैव पेशेंस जी। हाँ हाँ, धन्यवाद सभापति महोदय। जी जी जी, बोलिए। आज मैं इस ऐतिहासिक बिल पर बोलने के लिए मुझे पार्टी ने जो अनुमति प्रदान की है, मैं उसके लिए यहाँ पे सदन में खड़ा हुआ हूँ। कल इन तीनों बिलों पर हमारे सदन के सभी दलों के विद्वान माननीय सदस्यगणों ने अपने विस्तार से अपना विषय यहाँ पर रखा। अपना आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट 163 साल बाद अपना आईपीसी एक्ट को बदलाव की इसमें जो आवश्यकता बहुत वर्षों से थी, मैं सौभाग्य मानता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस ऐतिहासिक नए सदन में देश की आवश्यकता के अनुसार इन तीनों एक्टों को समाप्त करके, आईपीसी को समाप्त करके भारतीय न्याय संहिता 2023, सीआरपीसी को समाप्त करके भारतीय नागरिक सुरक्षा कानून अपना 2023 और एविडेंस एक्ट को समाप्त करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो लाया गया है, इसके पीछे का जो मेन जो उद्देश्य है, अंग्रेज़ों ने अपनी हुकूमत में ये आईपीसी क्यों बनाया था। जब देश को आज़ाद कराने के लिए देश के मतवाले राष्ट्रभक्त सभी क्रांतिकारी जब 1857 में जब संग्राम में जब कूदे, तो उनको लगा कि पूरे देश में राष्ट्रभक्ति की भावना बड़ी तेज़ी के साथ जो बढ़ रही है, ये बहुत जल्दी हमारा देश आज़ाद हो जाएगा और अंग्रेज़ों को यहाँ से भागना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने उसके 3 साल बाद 1860 में मैकाले द्वारा ये तैयार किया गया। उस समय उन अत्याचारी प्रावधानों की उन लोगों को आवश्यकता महसूस हुई और मानवाधिकारों के बिल्कुल विपरीत आईपीसी के निर्माण उन्होंने किया, केवल राष्ट्रवाद की जो ज्योति थी उसको रोकने के लिए कि देश बहुत लंबे समय तक गुलाम रह सके। और इस एक्ट के कारण से हमको आज़ादी 90 वर्षों बाद हम लोगों को मिल पाई, ऐसा मैं अपना व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है। जो उन्होंने जो कानून बनाए वो अंग्रेज़ों ने दंड देने के लिए कानून बनाए थे, न्याय देने के लिए नहीं बनाए थे। आज इस 140 करोड़ की आबादी वाले देश में जो ये नए जो हमारे तीनों कानून जो बन रहे हैं, हमारे जो आईपीसी के लिए भारतीय न्याय संहिता, नागरिक संहिता और साक्ष्य अधिनियम, ये न्याय देने के लिए ये सदन उसको अभी पास करने वाला है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ। जब जब बदलाव की बात भारत सरकार ने की, मोदी सरकार ने की, हमेशा विपक्ष ने हंगामा किया, उसको हमेशा गलत बताया। चाहे वन नेशन वन टैक्स की बात रही हो, जीएसटी आया, सभी ने विरोध किया, सड़कों पर भी विरोध किया, सदन में भी विरोध किया। लेकिन आज उस जीएसटी से देश का खजाना भर रहा है और देश बड़ी रफ्तार के साथ पूरी बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है। और मोदी जी के नेतृत्व में जब 2014 में जब सरकार बनी तो हमारी अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर थी, आज वो अर्थव्यवस्था हमारी 5वें नंबर पर आ गई। हर कानून को बनाने का जो उद्देश्य है वो मोदी सरकार का, भाजपा सरकार का ये उद्देश्य है कि कैसे देश हमारा पूरी दुनिया का सिरमौर बने, उस दिशा में हमारी सरकार ये काम कर रही है। हमारे सभी पूर्व के वक्ताओं ने बड़े विस्तार से विषय को रखा। हमारे आदरणीय विष्णुदयाल राम जी जो हमारे पूर्व डीजीपी रहे, हमारे श्री सत्यपाल चौधरी जी वो भी पुलिस कमिश्नर रहे, उन्होंने अपनी पुलिस की बात, हमारे बाकी जगदम्बिका पाल जी, निशिकांत दुबे जी, सभी लोगों ने अपने स्तर से जिस प्रकार को बात को रखने का काम किया, जो विस्तार से विषय आ चुके हैं मैं उसमें नहीं जाना चाहता। जैसे मैं 2-3 बिंदुओं की जरूर मैं बात करना चाहता हूँ। जो प्रावधान किए हैं बहुत अच्छे किए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर करके 3 दिनों के अंदर उसमें हस्ताक्षर करके किया जा सकता है, बहुत अच्छा नियम है। हमको आने वाले टाइम में जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट की जो आवश्यकता पड़ती है, जो हमारे जितने भी मुकदमे हैं लंबित हैं बड़ी संख्या में, उसके लिए लगभग 33,000 फॉरेंसिक एक्सपर्ट हर साल बंद करके हमारी जो फॉरेंसिक यूनिवर्सिटीज़ बनेगी उससे बंद करके आएंगे। लोगों को जल्दी न्याय मिल सकेगा और जो हमारे उसके पीड़ित लोग हैं उनको न्याय मिलेगा और अपराधियों को सजा मिलने का काम होगा। अनेकों ऐसे नियम बनाए गए, जैसे जिसकी गिरफ्तारी होती थी 4-4, 5-5 दिन थाने में लोग बंद किए रहते थे। खासतौर से क्षेत्रीय दलों की जहाँ सरकारें होती हैं, जहाँ पर
जातिवाद के से काम करते हैं, क्षेत्रवाद से काम करते हैं, समाज को बांटने की विचारधारा से काम करते हैं, वो लोगों को थाने में पीड़ित करते थे और उनके घर वाले ढूंढते रहते थे कि लोग कहाँ हैं। आज हर थाने में एक एएसआई लेवल का एक ऑफिसर डिप्यूट किया जाएगा। उसकी जिम्मेवारी होगी कि उनको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यक्तिगत रूप से उनके घर वालों को सूचना देगा कि किसकी हमने गिरफ्तारी की है, कब की है, कहाँ पर, किस थाने में वो रहेंगे। जैसे हमारे समरी ट्रायल के जो 2 साल 3 साल का जो मामला था, उसके आधार पर निश्चित रूप से हमारे जो कोर्ट में जो मामले लंबित हैं, बड़ी तेजी से हम लोग उसमें राहत मिलेगी, लोगों को न्याय मिल सकेगा। सभापति महोदय, मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि राष्ट्रहित के लिए इस अति महत्वपूर्ण विषय पर मेरे लिए इस बहस का हिस्सा बनना बड़े गर्व का विषय है। मैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से आता हूं। मैं वहां देखता हूं जितने सुदूरवर्ती लोग, जो हमारे निर्धन ग्रामीण लोग हैं, जिन लोगों को अनेकों मामलों में जो दबंग और अपराधी किस्म के लोग हैं, उनको झूठे मामलों में फंसाने का काम करते हैं और वो न्याय के लिए वो दर दर भटकते रहते हैं, उनको न्याय नहीं मिल पाता और मजबूरी में अनेकों जगह देश के, अभी हमारे सदन के कई लोग ऐसे हैं, हमारी सभापति पैनल में हमारी आदरणीय बहन रमा देवी जी, वो भी यहाँ पर सदन में रहती हैं। उनके पति बिहार में मंत्री थे, उनकी वहाँ हत्या हुई थी और वो महामंत्री रहे, उनकी हत्या हुई, आज तक उनको न्याय नहीं मिला। वो अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती है, उनकी जनता उनको बार बार चुन करके यहाँ पर भेजती है। निशिकांत जी बता रहे थे कि कभी मुकदमा नहीं था, मेरे ऊपर 307 का मुकदमा चुनाव लड़ते साथ लग गया। हम सभी लोग माननीय सदस्यगण इस बात को देखते हैं, जो भी सामाजिक क्षेत्र में जो आगे आता है, लोगों की जिनका दुख दर्द को बांटने की कोशिश करता है और उसको लीड करता है, तो निश्चित विपक्ष की सरकारें उनको मुकदमा लगाने की काम करती हैं। सभापति महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, शुचिता से पूरी निष्ठा और ईमानदारी, 100% ईमानदारी से काम करता हूं। कभी भी आज तक किसी भी मामले में 5 नए पैसे का गुनहगार नहीं हूं, लेकिन जब ईमानदारी से काम करते हैं, माफियाओं से डरते नहीं हैं, भ्रष्टाचारियों से के सामने घुटने नहीं टेकते, अपराधियों के सामने घुटने नहीं टेकते, जितने खनन माफिया हैं उनके विरोध में खड़े होते हैं, तो हम लोगों को व्यक्तिगत रूप से, मुझको भी कई बार ऐसी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं कि हम जब वो कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ईमानदारी से काम करने वाली जब मोदी सरकार और योगी सरकार जब दोनों काम करती हैं, तो उनका अपराधियों के जब मंसूबे पूरे नहीं होते हैं, तो आजकल एक बहुत ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि हमारे मीडिया में वैसे बहुत लोग अच्छा काम भी करते हैं, लेकिन आजकल सोशल मीडिया के आधार पर और कुछ यूट्यूब चैनल बना करके हमारे कुछ लोग पत्रकारिता को कलंकित करने का जो काम कर रहे हैं, वो ऐसे लोगों के खिलौने बन करके, जिन लोगों ने अपनी तप तपस्या से श्रद्धा के साथ अपना जीवन लगा करके, जिन्होंने अपना मान सम्मान कमाया, उस पर आंच डालने का काम करते हैं और उन पर झूठे मुकदमे लिखाने का काम करते हैं। मैंने पिछली बार 2018 में जब आदरणीय सुमित्रा महाजन जी थी, तब मैं यहाँ सदन में था, SC/ST बिल पास हो रहा था, मैं यहाँ पर वोटिंग कर रहा था और सभापति महोदय आपकी जानकारी में है, और जब मैं यहाँ से सदन से निकल करके गया तो मुझको वहाँ पर फ़ोन आया कि वहाँ पर टेलीविज़न में चल रहा है कि हमीरपुर के दबंग सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने फायरिंग की। मैं यहाँ सदन में उपस्थित हूँ और वो लोग पुलिस में FIR कराने गए, वहाँ के पत्रकार लोग पहुँचे और बड़ी ताकत के साथ वहाँ पर घेराबंदी की, और जब उनको पता पड़ा कि नहीं वो दिल्ली की संसद में बैठे हैं, तो मेरे पिताजी के खिलाफ एप्लीकेशन में दूसरा नाम टाइप किया और लेकर के पहुँच गए। तो मेरा आपके कहने से, जब एक सामाजिक व्यक्ति जो दूसरों की लड़ाई लड़ सकता है, जब उसे कई बार उसको भी मजबूर होना पड़ता है, तो जो सामान्य जो एक व्यक्ति, जो गांव के अशिक्षित व्यक्ति जो सुदूर गांव में रहता है, उसको झूठे केसों में, SC/ST एक्ट में, कई हमारे यहाँ, मेरे यहाँ बुंदेलखंड के हर जेल में लगभग 70% निर्दोष लोग जेलों में रहते हैं। निर्दोष लोग जिनको झूठा फंसाया जाता है, उनको देर सवेर न्याय मिलता है। ये आज जो मोदी जी जो बिल लेकर के आए हैं, अमित शाह जी बिल लेकर के आए हैं, निश्चित रूप से इससे लोगों को न्याय मिलेगा और बहुत जल्दी समय पर वो लोग उससे उनको एक सुविधा प्राप्त होगी और उनका सम्मान उनका कायम रहेगा। महोदय, डिजिटलीकरण से न्याय सभी के लिए सुलभ हो जाएगा। न्यायालय के आदेश जो पहले पार्टियों के लिए, पहले जो भी 2 पक्ष होते थे उनके लिए दुर्गम होते थे, अब इंटरनेट पर बस एक क्लिक दूर हैं। एक ऐतिहासिक कदम है ये। पहले गाँव में संबंधित अशिक्षित पीड़ित अपने स्वयं के मामलों से संबंधित न्यायालय के आदेशों और दस्तावेजों तक पहुंचने के लिए पूरी तरह से अपने वकीलों, अदालतों, कर्मचारियों पर निर्भर रहते थे। महोदय, मैं 1-2 विषय और रख के अपनी बात पूरी करता हूं, मुझे पता है समय की मर्यादा है। मैं डिजिटलाइजेशन के साथ साथ गोपनीयता और लोगों को बदनाम करने के लिए डीप फेक बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग जैसी नई समस्याओं का समाधान करने की भी आवश्यकता है। उस पर भी विचार किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग के खिलाफ
सख्त कार्रवाई की जरूरत है। डीप फेक जैसी झूठी सामग्री प्रकाशित करने को दंडित करने के लिए मानहानि की धारा के तहत उपयुक्त प्रावधानों को पेश करने की आवश्यकता है। महोदय, मैं उन पीड़ितों की दुर्दशा की भी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो झूठे मामलों के कारण अनेकों बार उनके साथ जो अत्याचार होता है, झूठे मामलों में घसीटे जा रहे निर्दोष लोगों को निर्दोष साबित होने पर मुआवजे का हकदार होना चाहिए। और जो लोग जिनकी प्रैक्टिस बन गई है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा लिखा दिए, बहुत से लोग हमारे यहाँ ऐसे होते हैं, उनकी जमीन है, भूस्वामी है, भूमाफिया आकर के उनको पुलिस से भय दिखा करके झूठा मुकदमा लिखा करके आधी कीमत में, उससे कम कीमत में उनकी जमीन ले लेते हैं और अपना नगर छोड़ने को तैयार होते हैं। तो जो लोग झूठी एफआईआर लिखाने वाले लोग हैं, उन पर भी कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। और निश्चित लोगों को, जो हमारी सरकार ने जो कानून बनाया है, ये दंड देने के लिए नहीं बनाया, ये न्याय देने के लिए बनाया है। मैं इस बात के लिए आभार प्रकट करता हूं और मैं दिनकर जी की एक पंक्ति कहकर के अपनी बात पूरी करता हूं। छीनता हो स्वत्व कोई और तू त्याग तप से काम ले, यह पाप है, पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, तेरी तरफ बढ़ रहा जो हाथ है। भारत माता की सुरक्षा के लिए जो जो न्याय कानून की जो आवश्यकता है, उसको हम लोग, हमारी मोदी जी के नेतृत्व में हमारी देश की सरकार उसको निश्चित रूप से पूरा करेगी। इसी विश्वास के साथ अपनी बात पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती हरसिमरत कौर